फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टडी करने वाले हैं जिसका नेम है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड डिफ्रैक्शंस। मींस हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो कि हम डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सेरेमिक के बारे में। सेरेमिक्स क्या होते हैं? सिरेमिक्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल मिट्टी के बर्तन, या फिर आप जिन कप में चाय पीते हो, ठीक है, या फिर आप जो क्रॉकरी यूज करते हो अपने घर के लिए, जो चीनी के बर्तन बोलते हैं उनको हम, वो सिरेमिक होते हैं। ठीक है, तो सिरेमिक क्या होते हैं? सिरेमिक इज एन इनऑर्गेनिक होते हैं, नॉन मेटेलिक, मतलब मेटल नहीं होती है ये, सॉलिड मटेरियल्स और सॉलिड होते हैं। आपने देखा ना, हार्ड होते हैं कप, ये तो है नहीं कि आपने ऐसे दबाया और वो ब्रेक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। Ceramic is an inorganic, non-metallic solid material comprising metals, non-metals and metallites atom held in the ionic and covalent bonds. ठीक है, और उसके अंदर हम मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड के एलिमेंट्स भी यूज कर लेते हैं। कई बार आपने देखा है कि चीनी के बर्तन होते हैं बट उसका हैंडल जो होता है वो मेटल का होता है। ठीक है, या फिर मिट्टी का आपने तवा देखा हो, उसको हमने एक लोहे के उसमें आयरन के कवर में बांधा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिरेमिक होता है हमारे पास। तो सिरेमिक क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सबसे पहले तो सिरेमिक बहुत ही हार्ड होते हैं, ना ही इनके ऊपर क्रोजन लगते हैं, क्रोजन रेजिस्टेंस होते हैं और ब्रिटल इन नेचर होते हैं। एक बार ये गिर जाते हैं तो ये टूट जाते हैं। ब्रिटल मतलब एकदम से टूट जाना, बिखर जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट है सिरेमिक जो होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स में डिवाइड है, 3 कैटेगरीज में। नंबर 1 है ऑक्साइड, नंबर 2 नॉन ऑक्साइड एंड नंबर 3 है कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल्स, सबसे पहले आप ऑक्साइड देखिए। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो कि एल्यूमिना, ब्रेलिया, सीरिया या फिर जिरकोनिया, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे हमारे पास क्या है? ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन कंपाउंड्स होते हैं। जो नॉन ऑक्साइड्स क्या है? कार्बाइड, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, बोरोइड, नाइट्राइड या फिर सिलिकाइड। ओके, ये सारे क्या है? नॉन ऑक्साइड हमारे पास। लास्ट है कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट का मतलब होता है दो चीजों से मिलकर बनना। तो जो ऑक्साइड जो नॉन ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं उनको हम कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इनके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। लेट्स सी कुछ एप्लीकेशंस है सिरेमिक की हमारे पास। एप्लीकेशंस मींस कि ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, पहले तो आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए कि ये किस कारण यूज हो रहा है। क्योंकि ये हार्ड होता है, इनर्ट मींस ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं होता कि इसके ऊपर क्रोजन लग जाती है मेटल की तरह। ये क्रोजन रेजिस्टिव है, मींस इसके ऊपर क्रोजन नहीं लग सकती है हमारे पास। नेक्स्ट है ये नॉन कंबस्टिबल है, मींस इसको अगर फायर में भी गिर दिया जाए तब भी ये आग नहीं पकड़ता है, एकदम जलता नहीं है। और यूज एट द हाई टेम्परेचर, फायर ना पकड़ने के कारण इसको हम हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं। और आपको मैंने बता दिया कि ये नॉन कोरोसिव है। ठीक है, क्रोजन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कारण इसमें बहुत सारी ऐसी मतलब क्या कहते हैं खूबियां हैं जिसके कारण ये हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है रिटेंशन प्रॉपर्टीज एट द हाई टेम्परेचर। अपनी कोई भी प्रॉपर्टी ये लूज नहीं करता चाहे जितना मर्जी हाई टेम्परेचर हो। नेक्स्ट है लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस पे बिल्कुल नहीं होती है, मीन्स फ्रिक्शन ये अगर हम कुछ कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं इसका, तो ये फ्रिक्शन से खराब नहीं होता है, मतलब ये रोकता नहीं है उस काम को करने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन एट द हाई लोड एंड लो लेवल ऑफ द लुब्रिकेटिंग, मतलब अगर इसमें लुब्रिकेशन हमने लो करी हुई है बहुत, मतलब कम अमाउंट में लुब्रिकेशन है, तब भी ये अपना प्रॉपर वर्क करता है सिरेमिक। ठीक है, नेक्स्ट है लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंड नहीं होता है ये, हीटिंग करने पे भी एक्सपेंड नहीं होता है, जो शेप का है उसी शेप का रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होता है, अपनी शेप को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट है थर्मल इंसुलेशन। थर्मली इंसुलेटेड होता है, इसके अंदर अगर मान लो हमने कोई गर्म चीज डाली है तो वो थोड़े टाइम गर्म ही रहती है, इंसुलेटेड मटेरियल होता है ये। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मींस अगर हम इसके अंदर से करंट भी पास करेंगे तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपको शॉक नहीं देता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है, इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है, हैवी मटेरियल ना होने के कारण ये प्रॉपरली हम किसी भी काम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम किचन में इनका यूज करते हैं, और या फिर फ्लावर पॉट्स आपने देखे डेकोरेशन में जो हम यूज करते हैं फ्लावर पॉट्स वगैरह, वो सारे आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी के बर्तन होते हैं, तो वो आपके इन चीजों के लिए यूज होते हैं। और अब तो जो हमारे ये चीनी के बर्तन है वो हम माइक्रोवेव सेफ भी होते हैं, ये माइक्रोवेव में भी हम इन्हीं चीजों का यूज करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड है। इलेक्ट्रिकल मीन्स इसमें शॉक नहीं लगता है और ना ही ये खराब होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स स्टडी सम मोर कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल मैंने आपको बताया था कि जब हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स या दो डिफरेंट टाइप के
मटेरियल्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, इस तरीके से मिक्स करें कि दोनों जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। जब उनको मिक्स करेंगे एक न्यू टाइप का मटेरियल मिलेगा जो उन दोनों इंडिविजुअल आइटम से, इंडिविजुअल मटेरियल से डिफरेंट होगा, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो काफी मॉडिफाई हो जाएंगी जब उनको मिक्स करेंगे हम, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ द 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल की डेफिनेशन है ये, it is made up of the 2 or more constituent materials with different physical and chemical properties which when combined produce a material। जब वो combine होंगी तो वो material produce करेंगी characteristics different from the individual components, जिनके characteristics different होंगे individual components से, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंपोजिट मटेरियल हम मेनली किस किस के लिए यूज करते हैं? बिल्डिंग्स मटेरियल के लिए। बिल्डिंग क्या, जो टाइल्स होती हैं जो हम अपनी फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं या फिर अपनी वॉल के लिए यूज करते हैं, वो सारी सिरेमिक्स की बनी होती है, कंपोजिट मटेरियल्स की बनी होती है। इंप्रूव्ड मटेरियल जो होता है, बिल्डिंग्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, स्ट्रक्चर सच एज बोट हट्स जो हो गया वो, ठीक है। स्विमिंग पूल्स का जो पैनल होता है उनको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्विमिंग पूल आपने देखा है, नीचे सारे टाइल्स बिछी होती है प्रॉपर स्विमिंग पूल में। रेसिंग कार बॉडीज, शॉवर स्टाउल्स, ठीक है, या फिर बाथटब्स, इन सब में आप कंपोजिट मटेरियल्स का यूज करते हो। अब कंपोजिट मटेरियल को हम मेनली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। जो हमारे 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल की 2 लेवल होते हैं इसके। फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन मींस 2 लेवल्स में हमने इसको डिवाइड करना है। पहला तो होता है हमारा मैट्रिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मींस इसमें हमारे पास फाइबर्स वगैरह का इंक्लूजन नहीं होता है, ओनली मिट्टी का यूज होता है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेजर क्लासेस जो है इसकी वो है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कॉम्पोजिट्स, जिसमें ऑर्गेनिक का भी हम यूज कर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स है, उसको आगे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो कि क्या है, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स और कार्बन मैट्रिक्स कंपोजिट्स। पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स में हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं इसकी, जिसको हम बार बार ऐड कर जाएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा हमें। और सेकंड है हमारी कार्बन कंपोजिट में, जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स लेते हैं, तभी इसको हमने बोला है ऑर्गेनिक कंपोजिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, कार्बन के चेन्स का यूज करते हैं। सेकंड हमारा है, सेकंड लेवल जो है हमारा रेनफोर्समेंट मतलब कि फाइबर्स का यूज करते हैं हम इसमें। और पहला हमारा मतलब जो सेकंड लेवल का जो कंपोजिट है वो है फाइबर रेनफोर्समेंट कंपोजिट। सेकंड है लैमिनर होता है शीट्स वाला, शीट्स का लैमिनर रेनफोर्समेंट कंपोजिट। और थर्ड है पर्टिकुलर मतलब एक ही मटेरियल होगा उसके अंदर, रेनफोर्समेंट कंपोजिट। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में कंपोजिट मटेरियल डिवाइड है। आपको बता दिया मैंने, एक में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसमें हमारा पॉलीमर होगा और कार्बन कंपाउंड होगा, और सेकंड हमारे पास है सेकंड लेवल कंपोजिट, जिसमें फाइबर्स का यूज करते हैं। फाइबर्स में आप लैमिनर शीट से बनाते हैं और पर्टिकुलर कंपाउंड से बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टडी सेकंड लेवल फाइबर रेनफोर्समेंट कंपोजिट्स। फाइबर रेनफोर्समेंट कंपोजिट मतलब कि वो कंपोजिट जिसमें हम फाइबर्स का यूज करते हैं, उनको फाइबर रेनफोर्समेंट कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है। कंपोज ऑफ द फाइबर रेनफोर्समेंट कंपोजिट जो होते हैं फाइबर से मिले होते हैं, एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इसका एग्जाम्पल, जैसे हम दुर्गा पूजा पे जो मिट्टी की मूर्तिज बनाते हैं या फिर गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्तिज बनाते हैं, उसमें क्या होता है, हम फाइबर्स का यूज करते हैं ताकि वो जो मूर्ति है वो प्रॉपर मतलब शेप में आ जाए और उसके जो पार्टिकल्स है वो जुड़े रहें, ठीक है। अगर हम फाइबर्स का यूज नहीं करेंगे तो क्या होता है कि मिट्टी में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं और वो प्रॉपर मतलब कि सही अपनी शेप में नहीं रहती हैं, कभी ना कभी वो बिखर जाती हैं। तो कंपोज द फाइबर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स मटेरियल्स मींस फाइबर को हम एम्बेडेड करेंगे मैट्रिक्स मटेरियल के अंदर, मिट्टी वाले जो मटेरियल होता है उनके अंदर। सच ए कंपोजिट इज कंसिडर्ड टू बी डिसकंटिन्यूअस फाइबर। ऐसे कंपोजिट मटेरियल्स को हम डिसकंटिन्यूअस फाइबर बोलते हैं। इट्स प्रॉपर्टी वेरी विद द फाइबर लेंथ। इनकी प्रॉपर्टीज जो है फाइबर वाले मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइबर की लेंथ से वेरी होती है। अगर हम इफ द लेंथ ऑफ द फाइबर इज सच दैट एनी फर्दर इंक्रीज इन द फाइबर इज डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इलास्टिक मॉडुलस, मतलब अगर हम फाइबर की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तब भी उसकी प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फाइबर की लेंथ को इंक्रीज करने में प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, कंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्समेंट मटेरियल, ठीक है। छोटे फाइबर्स का यूज कर रहे हैं तो वो डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स हो गए, और अगर हम लॉन्ग फाइबर्स का यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं हो रही है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फाइबर रेनफोर्समेंट। अब फाइबर्स जो है वो स्मॉल इन डायमीटर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पतले पतले होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से बेंड कर सकते हैं। जब वो बेंड कर सकते हैं तो उनके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब कि मुड़ जाते हैं वो कहीं से भी, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी अच्छी हो जाती है। हमारे पास 2 टाइप के फाइबर रेनफोर्समेंट मटेरियल है, मैंने आपको बताया था लैमिनर में आपको पता है कि शीट्स वाला जो काम होता है
जो शीट्स होती हैं वो लैमिनर फाइबर रेनफोर्समेंट होती है, एक के ऊपर एक हम प्लीटेड, हमें मोटी कोई चादर चाहिए तो हम काफी सारी शीट्स को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे हमें हमारे बोर्ड होते हैं, जो प्लाई बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं पर्टिकुलेट वुडन पार्टिकल बोर्ड्स। पर्टिकुलेट में क्या होता है कि आपको वुडन के अंदर आपको फाइबर्स का इंक्लूजन करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं 2 टाइप्स के फाइबर एनफोर्समेंट कंपोजिट मटेरियल्स। अब हमारे को इसके यूजेस पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही हेल्पफुल है फाइबर एनफोर्समेंट। लेट अस स्टडी सम यूजेस। ये कुछ मेरिट्स हैं इसके कंपोजिट मटेरियल्स के। कंपोजिट मटेरियल जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। स्टिफ मतलब कि इकट्ठा, मतलब प्रॉपर जुड़ा रहता है, ठीक है, स्टिफ मटेरियल होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है लाइट वेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है ये, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि जर्क से ये टूट जाएगा कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है हाई स्पेसिफिक स्टिफनेस होती है इसकी। लॉन्ग फटीग लाइफ मतलब कि काफी टाइम तक, काफी सालों तक यूज में होने के बावजूद ये सही रहता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी फ्लोर की टाइल्स ले लीजिए, ठीक है, टाइल्स जो है वो सालों साल, मतलब कि 10-15 साल ऐसे ही बिल्कुल काम करती हैं, लॉन्ग फटीग लाइफ होती है उनकी। हाई क्रीप रेजिस्टेंस होता है, मतलब टूटता नहीं है। नेक्स्ट लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होती है कि एक्सपेंड नहीं करता है हीटिंग इफेक्ट्स में। और वियर रेजिस्टेंस मतलब खराब नहीं होता है, वियर मतलब टूटना नहीं होता उसका जल्दी। नेक्स्ट उसकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। और लास्ट है कि वो नॉन करोजिव होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के कारण आजकल जो हम डेली लाइफ में इन सारी प्रॉपर्टीज के कारण हम उनका ही ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मटेरियल है वो है ग्लास। अब हम पढ़ेंगे ग्लास के बारे में। ग्लास आपने देखा ही, ग्लास मतलब शीशा, ठीक है, कांच, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ग्लास क्या है? ग्लास जो है इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मटेरियल, मतलब इंजीनियर्स जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, वो अपनी बिल्डिंग्स में जो वो बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं जिन बिल्डिंग्स की, उन बिल्डिंग्स में आजकल आपने देखा है जो IIT पार्क्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स हैं, जो कि MNC कंपनीज हैं, वो अपने आउटर स्ट्रक्चर पे पूरा ग्लास मटेरियल लगाते हैं, ठीक है ना। ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलेंट दोनों तरीके का होता है कि जहां पे मतलब हमें आर पार नहीं दिखाना है, या फिर कई ग्लासेस ऐसे होते हैं कि हमें अंदर से बाहर नजर आता है पर बाहर से अंदर नजर नहीं आता। वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज है, वो मिक्सिंग करके आप ऐसे ग्लासेस का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यूज इन द इंसुलेशन इन द बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब एक बार अगर कांच गिर गया तो वो टूट जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट हम 2 टाइप से बना सकते हैं इसको। और ये सुपर कूलिंग एमोर्फस मिक्सचर होते हैं। सुपर कूलिंग मतलब ग्लास ये नहीं है कि आप मोल्टन स्टेट में रहेगा, जैसे ही ये पिघलेगा उसके बाद ये एकदम से ठंडा हो जाता है, सुपर कूलिंग लिक्विड है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ग्लास, जो ग्लास है हमारा उसके बहुत सारे कंपोनेंट है। लेट अस स्टडी वन बाय वन कि किस किस से मिलके ये बनता है। नंबर 1 है हमारा सिलिका जो है सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं, इट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके बिना ग्लास मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट्स। सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट हम किसके लिए यूज करते हैं? ताकि हम मेल्टिंग पॉइंट, जो सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट है, उसको हम रिड्यूस कर सके, उसको हम कम कर सके, क्योंकि जितना कम वो टेम्परेचर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट उसका, उतनी जल्दी ग्लास को हम अच्छी शेप देके उसको कूल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और इसकी विस्कोसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। विस्कोसिटी आपको पता ही है, विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ा बना सकते हैं उसको हम, क्योंकि अगर वो पानी की तरह बनेगा तो वो ग्लास होगा पतला होगा, विस्कस जितना होगा उतना ही सॉलिड ग्लास बनता है। नेक्स्ट है लाइम में CaO मींस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, उसको हम चौक की फॉर्म में यूज करते हैं। और वो क्यों यूज करते हैं? ताकि हम उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर सके। ड्यूरेबिलिटी मतलब उसको हार्ड बना सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कैल्शियम ऑक्साइड की जगह हम लेड ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, मींस लाइम की जगह भी हम लेड ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम जो रॉ मटेरियल में जो इम्प्योरिटीज है उसके कारण जो कलर है ग्लास का, उसको हम रिमूव कर सकें। जो फालतू का जो कलर आया होता है इम्प्योरिटीज के कारण, उसको रिमूव करने के लिए हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। इट कैन बी ऐड इनटू द सुटेबल अमाउंट, मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारा ऐड कर दिया, मतलब जितना रिक्वायर्ड होगा आपको उतना ही मैग्नीज डाइऑक्साइड उसमें डालना है। नेक्स्ट है ट्यूलेट। इट इज अ ओल्ड ब्रोकन ग्लास ऑफ द सेम टाइप, मतलब कि उसी टाइप का, जिस टाइप का आप ग्लास बनाना चाहते हो उसी टाइप का ओल्ड ग्लास आप ले लेंगे और उसको एज अ बॉडी, मतलब ग्लास की बॉडी की टाइप में आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। विच इज इंटेंडेड टू बी प्रिपेयर्ड, इट इज एडेड टू द स्मॉल क्वांटिटी टू प्रोवाइड द बॉडी टू द ग्लास। वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करना ताकि हम उसको प्रॉपर एक शेप दे सकें, ठीक है। लास्ट है हमारा कलरिंग सब्सटेंसेस। मींस कई बार आपने देखा है कि कई जगहों पे हम कलरफुल ग्लासेस का यूज करते हैं, रेड, ब्लू, ठीक है। उनका जो कलर हमें डालने के लिए उसमें कलरिंग सब्सटेंस हमें
एडिकेट अमाउंट में उसमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे थे कंपोजिशन, किस से मिलके ग्लास जो है वो बनता है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे ग्लास की, कि ग्लास जो होता है वो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ग्लास की। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है ग्लास की ये होती है कि वो हार्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज हार्ड, वन सेकेंड, यस, फर्स्ट वन इज ग्लास जो होता है वो बहुत सॉलिड होता है, मीन्स सॉलिड नहीं मीन्स आप हार्ड बोल सकते हो। हार्ड मतलब कि ऐसे नहीं आपने ऐसे किया, ठीक है, तो वो हार्ड होता है बिल्कुल, ठीक है। और वो अंदर नहीं, मतलब हार्ड मतलब उसको दबाओगे आप तो वो दबेगा नहीं, दैट मीन्स हार्ड। नेक्स्ट ब्रिटल, ब्रिटल मतलब ब्रिटल का वही मतलब है कि अगर एक बार कोई बॉल लग जाएगी उसके ऊपर तो वो टूट जाएगा एकदम से, या फिर नीचे गिर जाता है ग्लास तो तब भी वो टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लास जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, सॉरी ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसमें से हमें नजर बिल्कुल नहीं आता है, ठीक। तो कैबिन्स में यूज करते हैं, ऑफिस में जो कैबिन्स होते हैं उसमें हम ट्रांसपेरेंट ग्लास ही लगाते हैं। नेक्स्ट होता है कि ये आइस प्रूफ होता है। आइस प्रूफ का आपको क्या एग्जांपल मिल सकता है, फ्रिज में जो ट्रेज होती हैं वो आइस, वो सारे ग्लासेस के बने होते हैं और आइस प्रूफ होता है, ठीक है। आइस भी जम जाएगी तो भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है उसका हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो बहुत हाई होता है उसका, मीन्स एक्सपेंड नहीं करता है चाहे वो कोल्ड उसमें हो चाहे वो हीट में हो। नेक्स्ट है कि उसका जो हाईली पॉलिश्ड होता है, फॉर्म पॉलिश्ड मटेरियल, ठीक है। और ये लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है एंड रिफ्लेक्ट भी करता है। वो तो आपने देखा ही होगा कि अगर आप ग्लास का यूज करते हैं तो कई बार ग्लास जो है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ठीक है। तो जहां पे हमें रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है ग्लास मटेरियल का, हम वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, हार्ड, ब्रिटल, ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट, आइस प्रूफ, हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, फॉर्म द पॉलिश मटेरियल। नेक्स्ट है ऑब्जर्व करता है लाइट को, ट्रांसमिट करता है एंड रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि आपको इजी हो जाए इसको लर्न करना। तो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। कुछ प्रॉपर्टीज की ये भी है कि ये गुड हीट एंड साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो ग्लास होते हैं। आपने देखा है साउंड प्रूफ डोर्स के लिए भी हम ग्लास का यूज करते हैं। इंसुलेटिंग और साउंड प्रूफ मटेरियल्स होते हैं, हीट भी मतलब अंदर नहीं जाती है अगर ग्लासेस का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट फैब्रिकेटेड एंड डिजायर्ड शेप, मतलब कि फैब्रिकेटेड टू द एनी डिजायर्ड शेप, मींस ग्लास को हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्लावर पॉट हो गया, आपको कोई बर्तन बनाना, आपको कोई कप बनाना है, आपको कोई भी सजाने का सामान बनाना है जो आप जैसे रूम डेकोरेट करते हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आप चीजों का यूज करते हो, डिफरेंट शेप्स की ग्लास की चीजें बना सकते हैं आप। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक वेरी कर सकता है, मतलब इतने टेम्परेचर तक इसको, इतने डाउन टेम्परेचर तक इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओनली वार्म वाटर इफेक्ट, मतलब कि अगर पानी बार बार आप गर्म का यूज करते हैं ग्लास के अंदर तो वो उसको इफेक्ट करता है, वो उसको उसके जो ऊपर वाले सरफेस है उसको करोड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है और अल्कली मेटल, अल्कली सोल्यूशन का कोई भी आप उसके ऊपर गिरते हैं तो वो भी उसको चार कर देता है, चार मतलब कि इसको खराब कर देता है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे ग्लासेस की कुछ प्रॉपर्टीज, जो कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज मैं आपको पहले बता चुकी थी और कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसकी हाई प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लास जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, सोडा ऐश ग्लास, सोडा ऐश ग्लास को आप ऑर्डिनरी ग्लास भी बोलते हैं, और दूसरा है लेड ग्लास। लेड ग्लास जो है वो साउंड प्रूफ ग्लास या फिर हीट प्रूफ ग्लास जो होते हैं वो उनको हम लेड ग्लास बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सोडा ऐश ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। सोडा ऐश ग्लास जो होते हैं ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग एंड फ्यूजिंग अ मिक्सचर, मतलब कि मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड सिलिकेट्स को मिक्स करने पे, सोडा ऐश सोडियम और सिलिकेट के मिक्सचर को मेल्ट करने पे या फिर फ्यूज करने पे, मिक्स करने पे हमें जो ग्लास मिलता है उसको सोडा ऐश ग्लास बोलते हैं। सोडा ऐश ग्लास को हम ऑर्डिनरी ग्लास भी बोलते हैं। और जो ये सोडा ऐश ग्लास है वो मेनली कहाँ पे यूज करते हैं हम, विंडो ग्लास, ठीक है, एज ए विंडो ग्लास, या फिर प्लेट का जो ग्लास होता है वो जो होता है वो सोडा ऐश ग्लास होते हैं, ठीक है, वो ऑर्डिनरी ग्लास होते हैं। इसके अलावा सोडा ऐश ग्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज, जो सोडा ऐश ग्लास की प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हम उसको यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की हमें यह बताती हैं कि हमें इस चीज को कहाँ पे यूज करना है
अगर हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज होती है तो हम डायरेक्टली वही चीज का यूज करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो हमें पहले प्रॉपर्टीज का पता लगाना पड़ता है, देन हम उसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये चीप है, चीप वैरायटी का ग्लास होता है, मतलब सस्ते में मिल जाता है ये हमें। सेकंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण ये हम काफी कोल्ड टेम्परेचर में या हाई टेम्परेचर में हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसको हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं, मान लो अगर ब्रेक पड़ जाती है बीच में तो हम उसको इजीली वेल्ड करके उसको कवर अप कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज ये क्लीन एंड क्लियर होता है हमारे पास, बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है। और क्लीन और क्लियर स्टेट में होने के कारण हम इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल के लिए यूज करते हैं। और सेकंड जो टाइप है इसकी वो लेड ग्लास। लेड ग्लास जो होता है वो मेल्टिंग एंड फ्यूजिंग ऑफ पोटेशियम एंड लेड सिलिकेट्स की फ्यूजिंग से मिलता है, मींस पोटेशियम और लेड सिलिकेट को मिक्स करने पे इसको मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इसको हम फ्लिंट ग्लास भी बोलते हैं, फ्लिंट FLINT, फ्लिंट ग्लास भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये मेनली जो है आपने देखा होगा हाई क्लास क्रॉकरी जो बहुत महंगे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, या फिर डिनर सेट होते हैं, कुकवेयर सेट होते हैं, उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कई बार ग्लासेस जो कि प्लेन नहीं होते, कटवर्क होता है, उसमें डिजाइन बना होता है, तो वो ग्लासेस बनाने के लिए आप लेड का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज क्या है, ये हाई क्लास ग्लास है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है एज कंपेरिजन टू सोडा ऐश। नेक्स्ट इट डज नॉट अंडरगो द फ्यूजन इजिली, मतलब इसको आसानी से हम मिक्स नहीं कर सकते, इसको मिक्स करने के लिए काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट है ये ब्राइट लस्टर का होता है, मतलब इसकी चमक बहुत अच्छी होती है इस ग्लास की, और इसका रिफ्लेक्टिव पावर भी बहुत अच्छी होती है। एंड इट इज इफेक्टेड बाय द एक्वस सोल्यूशन, जो भी एक्वस सोल्यूशन होंगे, गीले सोल्यूशन जो होंगे उनसे ये इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये थे तो हमारे ग्लासेस की टाइप। अब हम ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, जो हमारे सोडा ऐश ग्लास और जो लेड ग्लास है उनको मिक्स कैसे करेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लास के बारे में बताया था, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी होते हैं हमारे सोडा ऐश लाइम, ठीक है, उन सबको हम मतलब कि जो एडिक्वेट अमाउंट है उसमें हम मिक्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम मिक्स करेंगे, जितना भी अमाउंट हमें चाहिए होगा सोडा ऐश और लेड ग्लास बनाने के लिए उतने अमाउंट में हम उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप उसको एक फर्नेस में डालेंगे, ठीक है। They are mixed in the specified proportion and are put at the one end of the glass melting furnace. Glass melting के एक फर्नेस है जिसको हम टैंक फर्नेस बोलते हैं, हम सारा मिक्सचर उसमें डाल देंगे और उसको मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो हम दूसरे एंड से उस मेल्टिंग ग्लास को निकाल लेंगे, और उस मेल्टिंग ग्लास की अब हम क्या करेंगे, फैब्रिकेटिंग करेंगे। फैब्रिकेटिंग मतलब जिस शेप में आपको उसको डालना है हम उस मटेरियल उस सांचे में उसको डालेंगे, एंड देन उसकी ब्लोइंग करेंगे, ब्लोइंग मतलब उसको सुखाएंगे, देन उसको ड्राई करेंगे, और कलर ऐड करना है तो मेल्टिंग ग्लास में आप कलर ऐड करोगे, ताकि आपको जिस कलर की आपको जो मटेरियल चाहिए आपको उस कलर का मटेरियल मिले, क्योंकि जो कप्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, उनका सबका कलर अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो हमें डिफरेंट कलर्स के एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इक्वल अमाउंट में, इक्वली मतलब जो हमें अमाउंट चाहिए उतने अमाउंट में हमें मिक्स करना है, देन उनको मेल्ट करना है, मेल्ट करने के बाद आप उसको फर्निश करेंगे, ठीक है। जो इसका फर्निशिंग का प्रोसेस है, लेट्स सी द फर्निशिंग प्रोसेसेस। अब हम करेंगे फैब्रिकेटिंग ऑफ ग्लास। फैब्रिकेटिंग ऑफ ग्लास क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ग्लास मटेरियल फ्रॉम द हॉट एंड विस्कस ग्लास डन बाय द फॉर, मतलब कि हमने ग्लास को बनाना है फ्रॉम द हॉट एंड विस्कस मटेरियल, ठीक है। तो हॉट एंड विस्कस मटेरियल जब मेल्टिंग मटेरियल तो हमने बना लिया, अब इसका वजह से फैब्रिकेटिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस है ब्लोइंग। ब्लोइंग में हम क्या करते हैं कि हमने एक मोल्टन ग्लास का मास लेना है, मास मतलब अमाउंट लेना है, उसको हमने एक पाइप में डाल देना है, पाइप में डाल के हमने उसको एक साइड से ब्लो करना है। उसको ब्लो करेंगे तो एक लॉन्ग जैसे लॉन्गिट्यूडनल एक हमें ग्लास की होलो सिलेंडर टाइप मिल जाएगा, और उस होलो सिलेंडर को हम एक स्टील की प्लेट के ऊपर डाल देंगे। देन उसके बाद हम उसको ऊपर से उसका हिस्सा जो है वो उतने अमाउंट में हम उसको कट करना शुरू कर देंगे। बट आजकल हम अपने माउथ से ब्लो नहीं करते हैं। माउथ से ब्लो करने के लिए हम स्मॉल आर्टिकल्स को बनाना है तो माउथ से ब्लो करेंगे, बड़े आर्टिकल्स बड़ी प्लेट्स को बनाने के लिए हम कंप्रेसर का यूज करते हैं, एयर कंप्रेसर का यूज करते हैं फॉर द ब्लोइंग, ठीक है। तो ये हमारा ब्लोइंग प्रोसेस है। ब्लोइंग के बाद हमारा एक और प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस है हमारा फ्लैट ड्राइंग। फ्लैट ड्राइंग में आप क्या करते हैं कि जो मोल्टन ग्लास का जो विस्कस सोल्यूशन होता है उसको हम द मोल्टन ग्लास इन द विस्कस फॉर्म इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ द प्लेट, हमने उसको एक प्लेट की फॉर्म में चेंज कर देना है, एंड बाय मूविंग ऑन द आयरन बार साइड वाइज, मतलब हमने एक आयरन बार उसके ऊपर ऐसे करके मतलब फैला देना उसको, और उसको प्लेट की फॉर्म में चेंज कर देना, और उस प्लेट को हमने एक
दिस प्लेट इज देन पास्ड ओवर द लार्ज रोटेटिंग रोलर, और उस प्लेट को हमने एक लार्ज रोटेटिंग रोलर के ऊपर रख देना है, ठीक है, और वो रिवॉल्व होता रहेगा विच हेल्प इन द स्प्रेडिंग। जब वो रिवॉल्व होगा वो प्लेट जो है वो एक शीट में स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। क्या किया हमने, मोल्टन लिक्विड को हमने एक प्लेट की फॉर्म में चेंज किया बाय आयरन बार, विद द हेल्प ऑफ आयरन बार। आयरन बार की हेल्प से वो रोटेटिंग रोलर की फॉर्म में की हेल्प से वो एक शीट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा फ्लैट ड्राइंग। फ्लैट ड्राइंग मतलब उसको फ्लैट कर देना। थर्ड है हमारा रोलिंग। रोलिंग में चेंज करना है। इन दिस मेथड द मोल्टन ग्लास इज पोर्ड ओवर द फ्लैट आयरन कास्टिंग टेबल। हमने एक आयरन का टेबल होगा, उसके ऊपर हमने इसको डाल देना है, ठीक है, विद अ हैवी रोलर, प्रोवाइडेड विद अ हैवी रोलर, और उसके ऊपर हमने एक रोलर डालना है जिससे वो रोल होगा, ठीक है। द रोलर रेस्ट ऑन द आयरन स्ट्रिप्स एंड कैन बी रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द थिकनेस। जो रोलर है वो हमारे पास जितनी मोटी हमें मोटाई का वो आयरन चाहिए, ग्लास चाहिए, उतनी मोटी हम उसकी लेयर्स बना सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोलिंग, ठीक है। तो ये हमारे 3-4 प्रोसेस हो गए। अब इसका नेक्स्ट हमारे 2 प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है प्रेसिंग। प्रेसिंग में आप क्या करते हैं कि जो मोल्टन ग्लास है उसको हम एक मोल्ड में डालेंगे, मोल्ड में डाल के ऊपर से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने का ये मतलब होता है कि उसको हम एक हार्ड मटेरियल बना देंगे, स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना देंगे जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या बोला है कि द मोल्टन ग्लास प्रेस इनटू द मोल्ड्स बाय द मशीन सच एज द ग्लास इज स्ट्रॉन्गर। ये स्ट्रॉन्गर होती है जिसको हम मोल्ड्स में प्रेस करते हैं। प्रेसिंग करने से ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं एज कंपैरिजन टू अनप्रेस्ड मटेरियल। ये ड्यूरेबल भी होते हैं और काफी टाइम तक सही रहते हैं। लास्ट जो हमारा है प्रोसेस वो है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है हम इसको लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं, वायर्स लाइक स्ट्रक्चर में, और उससे हम क्या बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं। और ये काफी इसकी जो क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है इसकी बहुत अच्छी होती है। तो इस टाइप से हम ग्लास को डिफरेंट टाइप में फैब्रिकेटिंग करते हैं। किसी का हमने मतलब कि किसी से हमने मोल्ड्स बनाए, किसी से हमने मैट्स बनाए, किसी से हमने डिफरेंट चीजें बनाई, ठीक है। हर प्रोसेस में हमने डिफरेंट टाइप का मटेरियल बनाना है, ठीक है। थैंक यू।